के नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप सही और सटीक जानकारी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो आइए चलते हैं, सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज हम ये भी जानेंगे कि गामा ओरिजिनॉल कैसे कैंसर प्रिवेंशन में और कैंसर के इलाज में आज हमारी मदद कर रहा है। देखिए, कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि कितनी भयानक बीमारी है। इसका नाम सुनते ही हम हमेशा ये कहते हैं कि कैंसर मुझे और मेरे परिवार को तो कभी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंसर की बीमारी का इलाज इससे ज्यादा भयंकर है। कैंसर का इलाज जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जैसी कई प्रकार की तमाम थेरेपी से होकर आपको गुजरना पड़ता है, आपके शरीर को गुजरना पड़ता है जिनको कैंसर की परेशानी रहती है। और इन थेरेपीज के माध्यम से आपकी पूरी बॉडी को बहुत हार्मफुल रेडिएशंस के ऊपर एक्सपोज किया जाता है। ये हार्मफुल रेडिएशन आपके शरीर में कैंसर सेल को तो मारती ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके शरीर के हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर देती हैं। और यही कारण होता है कि आगे चलकर जब कोई व्यक्ति इवन कैंसर से भी बच जाता है, इससे अच्छे से लड़ लेता है, तो उनके आगे का जीवन बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है। छोटी छोटी बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कई प्रकार की क्षमताएं उनकी कम होने के कारण उनका लाइफस्टाइल, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाता है। तो आज हम सभी को ज़रूरत है कि हम पहले तो ट्राई करें कि कैंसर हमें हो ही ना, और उसके लिए आज हमें इस मूल मंत्र को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी उपचार से बेहतर है बचाव। हमें उपचार से बेहतर बचाव की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट को प्रिवेंशन की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। इस प्रकार से काम करने की ज़रूरत है कि आप पहले बीमारी होने से पहले ही अपना बचाव करने की कोशिश करें, बीमारी होने ही दें, बीमारी का वेट ना करें कि बीमारी होगी तब जाकर हम कुछ करेंगे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। आज ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, स्पेशली कैंसर जैसी बीमारी से बचना अगर चाहते हैं। क्योंकि आज देखिए ऐसे हैं हमारे पास कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके पास संपत्ति की कमी नहीं है, कैंसर होने की वजह से इनके शरीर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई और ये कैंसर से सरवाइव नहीं कर पाई, यानी इस लड़ाई को वो जीत नहीं पाए। नरगिस दत्त, ऋषि कपूर, इरफान खान, इन सभी की मृत्यु का कारण कैंसर था। लेकिन कुछ ऐसे लोग ही हैं जिन्होंने कैंसर से अच्छे से लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई को वो जीते हैं, इस जंग को वो जीते हैं, जैसे मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे। सोचिए ये सभी कितना अपने फिटनेस पर ध्यान देते थे। सभी सेलिब्रिटीज थे तो इनको हमेशा फिट रहना होता था, दिखना होता था, खान पान पे ध्यान देते थे, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। यानी कैंसर आज किसी को भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर होने की संभावना हर व्यक्ति के अंदर है। अब आप सभी सोचोगे कि मैम आप आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कैंसर होने की संभावना हर व्यक्ति के अंदर है? क्योंकि कैंसर सेल हर किसी के अंदर मौजूद है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तो कैंसर होने की संभावना तो हर किसी को है। बस यही बात है कि कब आपकी किस्मत खराब हो और ब्लड सप्लाई उन कैंसर सेल को मिलना शुरू कर दे और आपके शरीर में कैंसर सेल ग्रो करने लग जाए। तो आज हमें समझने की ज़रूरत है कि कैंसर से बचाव करने के तरीके देखें हम, ताकि अपनी कैंसर होने की संभावना को बिल्कुल ज़ीरो करें। आज पहले इसको करने के लिए, इस टास्क को अचीव करने के लिए हमें गंभीरता को समझने की ज़रूरत है कि आज कैंसर कितनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के माध्यम से एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के माध्यम से पता चला कि भारत में कैंसर के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लगभग पूरी जनसंख्या को अगर हम 8-8 के ग्रुप में विभाजित कर देते हैं तो 8 में से एक भारतीय हमें ज़रूर ऐसा मिलता है जिसको कैंसर की परेशानी होती है। आज कैंसर के केसेस भारत में बढ़ते जा रहे हैं और ये दर के बारे में ICMR का कहना है कि अगले आने वाले 5 साल 2020 से 25 तक अनुमानित है कि 12% कैंसर के केसेस भारत में बढ़ेंगे। अब आप सोचिए कि हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या में 12% यानी कितने करोड़ों लोगों को कैंसर होने वाला है। हो भी गया होगा क्योंकि 2025 तो आने वाली है। सो कहीं ना कहीं आज हमें समझने की ज़रूरत है कि भारत कैंसर कैपिटल बनने वाला है और ये कैंसर कैपिटल बनने से हमें रोकना है, हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है और उसके कैंसर को समझना है। क्या है कैंसर, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या है बचाव के तरीके, आइए हम डिटेल में जानते हैं। देखिए कैंसर क्या है। कैंसर एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी यानी जीन्स में बदलाव होने के कारण होती है। जब आपके शरीर में सेल्स में
में जब कोई प्रकार के चेंजेस आते हैं, देखिए हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही हमारे शरीर को बनाने के लिए सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेल्स पुराने सेल से मिलकर बनते हैं, यानी कुछ वक्त बाद पुराने सेल्स मर जाते हैं, उनकी जगह पर नए सेल्स आते हैं। तो ये जो प्रक्रिया नए सेल्स की बनने की प्रक्रिया होती है पुराने सेल से, उसको हम सेल डिवीजन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। जब ये सेल डिवीजन की प्रक्रिया हो रही रहती है और इस वक्त किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स के रीअरेंजमेंट में बदलाव आते हैं, तो इसके कारण हमारे शरीर में एबनॉर्मल सेल्स का निर्माण हो जाता है, नॉर्मल सेल का नहीं होता है। नॉर्मल सेल और एबनॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली एबनॉर्मल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनको अगर एक बार ब्लड सप्लाई मिल जाए तो ये गुणात्मक ग्रोथ करते हैं, गुणात्मक वृद्धि करते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि आप अगर इनको ब्लड सप्लाई देते हैं तो ये इतनी मात्रा में मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं कि इनकी ग्रोथ को रोकना मुश्किल हो जाता है। इनकी डेथ भी नहीं होती है, इनको मारने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है, बल्कि नॉर्मल सेल्स की कुछ टाइम की ही इसकी एज लिमिट होती है, जिसके बाद आपके नॉर्मल सेल्स की डेथ हो जाती है, इनकी जगह पर नए सेल्स आते हैं। तो एबनॉर्मल सेल आज कैंसर सेल ही हैं, और ये एबनॉर्मल सेल को जब ब्लड सप्लाई मिली है ग्रो करते हैं। अब ये जब ग्रो करेंगे तो इनकी ग्रोथ भी अलग अलग टाइप की होती है। एक ग्रोथ होती है कि ये कैप्सूल फॉर्म में ग्रो करना शुरू करते हैं, यानी उनकी ग्रोथ एक सीमा तक ही लिमिटेड होती है। तो ऐसे ट्यूमर्स को हम कहते हैं, ऐसे लंप ऑफ टिश्यू को, यानी जो टिश्यू का गुच्छा बन रहा है, ट्यूमर बन रहा है, उसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, जिसको हम गुठली या गार्ड कह देते हैं। ये कैंसर नहीं होता है क्योंकि इसकी ग्रोथ एक वक्त बाद बंद हो जाती है। लेकिन जब एबनॉर्मल सेल्स चारों तरफ से ग्रो करते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, तो आगे चलकर ये कैंसर में तब्दील होते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मलिग्नेंट कैंसर के नाम से जानते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि क्यों कैंसर हो रहा है हमारे शरीर में एबनॉर्मल सेल्स की वजह से, यानी कैंसर सेल की वजह से, जो हर किसी के अंदर मौजूद हैं। तो कैंसर होने की संभावना तो हर किसी को है। आइए ये जानेंगे कि ये संभावना कब बढ़ जाती है। कैंसर होने की संभावना किन्हीं रिस्क फैक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और इन रिस्क फैक्टर को कम करने की ज़रूरत है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है नशा। नशा स्पेशली स्मोकिंग करना, तंबाकू का इस्तेमाल करना हमारे लिए बेहद नुकसानदायक है, क्योंकि जब आप तंबाकू या स्मोकिंग करते हैं तो इसके अंदर के टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब इसके टॉक्सिन्स बॉडी में जाते हैं तो आपके शरीर की जो खुद प्रोवाइड करने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम कर देते हैं, और जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो आपके शरीर की जो इन्नेट नेचुरल क्षमता है कैंसर सेल को मारने की, आपने उसको इन सभी नशे की आदतों की वजह से ऑलरेडी कम कर लिया, तो आपके शरीर को बचाने वाला कोई नहीं रहा। इसीलिए ज़रूरी है कि आज अपने शरीर की नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहते हैं तो स्मोकिंग करना, तंबाकू का इस्तेमाल करना बंद कर दें। इसी प्रकार दूसरा रिस्क फैक्टर है शराब का इस्तेमाल करना। शराब एक ऐसा नशा है जिसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप शराब का इस्तेमाल करते हैं तो ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये आपके शरीर में कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। जब आप शराब का इस्तेमाल करते हैं तो शराब की कोई भी बूंद अगर आपके शरीर में जाती है तो वो एक टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका नाम है एसिटल एल्डिहाइड, और ये एसिटल एल्डिहाइड आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि शराब का इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर के रिस्क को बढ़ावा देंगे। आज इसका इस्तेमाल करना बंद करना है। अब हम बात करेंगे तीसरे रिस्क फैक्टर पर। यह भी कहीं कहीं हमारी खुद की गलत आदत है, खान पान में बदलाव होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोसेस करें। प्रोसेस फूड क्या होते हैं? देखिए, प्रोसेस फूड वह खाने के पदार्थ होते हैं जिनमें शुगर ज़्यादा होता है, या फिर नमक ज़्यादा होता है, या फिर मैदे के बने होते हैं, या फिर उसमें तेल ज़्यादा होता है। तो ऐसे खाने का इस्तेमाल हम अक्सर करते आ रहे हैं। फास्ट फूड हम आजकल बहुत खा रहे हैं। इन सभी की वजह से आपकी बॉडी में ट्रांस फैट बढ़ रहा है। ट्रांस फैट आपके कैंसर को बढ़ावा देता है। फास्ट फूड के अंदर आपको बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल, हैवी मेटल्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं और कैंसर जैसी बीमारी जन्म देते हैं। आपने सुना भी होगा कि बहुत सालों पहले मैगी को बैन किया गया था क्योंकि मैगी के मसाले के अंदर लेड मिला था। ऐसे ही बहुत सारे मसालों में कैडमियम मिलता है,
और ये सभी चीजें जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में कई प्रकार से डैमेज होता है। अजीनोमोटो नाम के कई प्रकार के पदार्थ आपके फास्ट फूड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और जब आप इनको लेते हैं तो आपकी बॉडी में कैंसर की संभावना को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार ये एजेंसी है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करती है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इवन अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कैंसर की संभावना को बढ़ाता है, क्योंकि रेड मीट जब आपके पेट में जाता है तो वहां पर ये एन नाइट्रोसो कंपाउंड को रिलीज करता है, जिसकी वजह से कैंसर, स्टमक कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो आज हम सभी को जरूरत है समझने की खान पान के कारण हमें हो रही है कैंसर की परेशानी, संभावना बढ़ रही है, उसको कम करना होगा। चौथा रिस्क फैक्टर है जोन के कारण हमें कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार पांचवा रिस्क फैक्टर है हमारे आसपास का वातावरण। अब इस पर हम अकेले काम करना है, आसपास जो पॉल्यूशन है, यूवी रेडिएशंस है, जब ये बढ़ते जा रहे हैं तो इसके कारण ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। ये पोल्यूटेंट्स नाक के माध्यम से, सांस के माध्यम से, खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और ऑक्सीडेंट्स का निर्माण कर रहे हैं। और आप सभी को बताना चाहूंगी कि ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो बेसिकली कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कैंसर इनकी वजह से होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीडेंट्स का निर्माण आपकी बॉडी में कम हो और उसके लिए आपको आसपास के वातावरण का ध्यान रखना होगा। अपनी आदतों में बदलाव लाइए, प्लास्टिक का इस्तेमाल करना कम करिए, जूट बैग्स का इस्तेमाल करिए, ज़्यादातर चलने की आदत आपको हेल्दी भी बनाएगा, प्लस पॉल्यूशन करेगा। ये कुछ कुछ सस्टेनेबल आदतें हैं जिनको हमें अपनाने की ज़रूरत है। थर्ड फैक्टर है आज आसपास प्रोवाइडेड हमारे बहुत सारे तो ये बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। वक्त तक अगर आप इन्फेक्शन के शिकार रहते हैं, कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, तो ये आपके शरीर में कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी अगर क्रोनिक हो जाए, बहुत लंबे टाइम तक हो, तो इसके कारण आपको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है, यानी लिवर कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आज इन्फेक्शन जैसी परेशानियों को पहले से ही सही प्रकार से ठीक करें, उनको नज़रअंदाज ना करें। इसी प्रकार सातवां रिस्क फैक्टर है इन्फ्लामेशन, एक ऐसा मिसिंग फैक्टर, सूजन, अंदरूनी सूजन, जो कैंसर के रिस्क को बढ़ावा दे रहा है। ये सर्वे कहता है कि जो 25% कैंसर के केसेस हैं उनमें ये पाया गया कि सूजन की वजह से उनको कैंसर हुआ है। तो आज सूजन भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है कैंसर का, और आज हमें इन सभी रिस्क फैक्टर को कम करने की ज़रूरत है। आदतों में बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है, प्राकृतिक तरीकों को अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम सभी कैंसर से अपना बचाव कर सकें। क्या है वो प्राकृतिक तरीके? सबसे पहले तो अपनी डाइट में बदलाव लेकर आइए, जितना हो सके प्लांट बेस्ड डाइट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर आपको आपके अंदर इसके अंदर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स नहीं मिलते हैं। इसके अंदर वो सभी प्रकार के पोषण आपको प्राकृतिक रूप में मिलते हैं जिसकी ज़रूरत आप सभी को है, प्लस इनमें टॉक्सिन्स की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जैसी, ट्रांस फैट जैसी कई चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं। इसमें आपको फाइबर मिलता है, तो आपके शरीर के डाइजेशन के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं हमें आज कच्ची सब्जियां, कच्चे फल खाने की थोड़ा आदत होनी चाहिए, सैलेड्स खाने की आदत होनी चाहिए, खान पान में बदलाव लेकर आएँ। और दूसरा तरीका है कि एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपके शरीर को एक्टिव बनाएगा, मूवमेंट में लेकर आएगा, आपकी बॉडी में मोटापा कम करेगा, और इसके साथ साथ जो डैमेज बॉडी में हो रहा है, कैंसर सेल बन रहे हैं, उनको भी कम करेगा। तो जो भी आपकी क्षमता है, क्षमता के हिसाब, जैसे अगर आप बहुत ही निम्न क्षमता है तो वॉक करिए, जुम्बा करिए, धीरे धीरे करके आपको योगा और अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाना है। तो आपको डेली 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है, 20 मिनट प्राणायाम करने की आदत रखनी है। इसी प्रकार अपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करना होगा जो आपकी नेचुरल क्षमता, कैंसर सेल से लड़ने की नेचुरल क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए। और ये है इम्यूनिटी बूस्टर्स। जैसे कई प्रकार के इम्यूनिटी बूस्टर घरेलू तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल करें, रात को सोने से पहले हल्दी का दूध पी लें। अदरक का इस्तेमाल अपने खाने में ज़्यादा करें, लहसुन का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ एक और इम्यूनिटी बूस्टर है, एक बेहतर एंटी कैंसर है एजेंट है गामा ओरिजिनॉल, जो आज हमारे खाने से मिसिंग है। तो आज हमें कहीं ना कहीं गामा ओरिजिनॉल को ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर पावर पैक 3 प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती हैं।
सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको मिलती है कि ये एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके माध्यम से आपके शरीर की एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पूरी होती है और ऑक्सीडेंट्स का निर्माण कम होता है। दूसरी क्षमता इसके अंदर है कि ये सूजन को कम करता है और तीसरी क्षमता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है। और इन तीनों क्षमताओं के माध्यम से आज एक प्रभावी एंटी कैंसर एजेंट की तरह ये काम कर रहा है। इसके ऊपर जो सभी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं कि कैंसर के इलाज और कैंसर के बचाव दोनों में गामा ओरिजिनॉल मदद कर रहा है। 2015 की स्टडी कहती है कि प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में मदद की है गामा ओरिजिनॉल ने। 2013 की स्टडी कहती है कि साइटोटॉक्सिक एजेंट की मात्रा कम करता है, कैंसर कीमो प्रिवेंशन में मदद करता है। 2012 की स्टडी कहती है कि एंजियोजेनेसिस की प्रक्रिया यानी जो ब्लड सप्लाई कैंसर सेल को मिल रही है उसको रोकने में मदद करता है। 2012-2009 की स्टडी कहती है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है साइक्लोआर्टेनॉल फेरुलेट, जिसकी वजह से आपके शरीर में कैंसर सेल की ग्रोथ को रोका जाता है। 1998 की स्टडीज कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल आपके शरीर में ट्यूमर को कम करने की क्षमता रखता है, चाहे वो बिनाइन ट्यूमर हो यानी गुठली गांठ हो या फिर मलिग्नेंट कैंसर हो, जिसको हम आम भाषा में कैंसर कहते हैं। और इसीलिए आज इन सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को मद्देनजर रखते हुए आज भारत के बहुत सारे कैंसर स्पेशलिस्ट गामा ओरिजिनॉल को रेकमेंड करते हैं अगर आप कैंसर की संभावना को बिल्कुल जीरो करना चाहते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जो जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, भारत के कैंसर मुक्त भारत पर मिशन पर ये काम कर रहे हैं और फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में कार्यरत है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब के रिव्यूज की। कहना है कि क्या गामा ओरिजिनॉल हर व्यक्ति को लेने की जरूरत है? हमें डिटेल में सर की बातों को सुनना है। Gamma oryzanol has been found out to be effective as an antioxidant which comes from rice bran in preventing the cancers if taken for a long period. And this gamma oryzanol is basically an activator of NK cells which keeps the cancer cells at check. It not only works through NK cell but also it inhibits angiogenesis. It means it cuts the supply for the cancer cells to grow. सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर कोई लेता है तो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, साथ साथ जो ब्लड सप्लाई कैंसर सेल को मिल रही है उसको रोकता है। तो आज कैंसर की संभावना को जीरो करने की क्षमता है गामा ओरिजिनॉल के अंदर, तो इसका इस्तेमाल करना है। भारत के बहुत सारे लोगों ने ऐसा करा है, जैसे अमित सकारिया जी का टेस्टिमोनियल मिला है हमें। स्टमक कैंसर से पीड़ित थे, आखिरी स्टेज का कैंसर था और इसमें राहत मिली। मुंह के कैंसर के इलाज में भी डॉक्टर दिनेश ने इन व्यक्ति को दिया था, 3 महीने के अंदर इनके मुंह में जो घाव बन रहा था कैंसर का वो ठीक हुआ। मिस्टर दिनकर जी को भी मुंह का कैंसर था और इन्होंने लगभग 30 बार कीमोथेरेपी करवा दी थी। 1.5 साल पहले डिटेक्ट हुआ था इनको कैंसर, लेकिन फिर भी इनको राहत नहीं मिल रही थी। केवल 2 महीने गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल से उनके मुंह में जो आप फोटो में भी देख सकते हैं घाव बन रहा था वो बिल्कुल ठीक होने लग गया। काफी इफेक्ट उनको 2 महीने के अंदर ही मिल गया। इसी प्रकार राजवती देवी जी का यहाँ टेस्टिमोनियल है जो आपको मैं जरूर दिखाना चाहूंगी। इनको लिवर कैंसर की परेशानी थी और ये कहीं ना कहीं थोड़ा गरीब घर से थे, तो इनके पास कैंसर के इलाज के लिए उतना पैसा जो लगता है 8 लाख 10 लाख रुपए महावीर कैंसर संस्थान में इनका इलाज चल रहा था, इतने पैसे इनके पास नहीं थे। लेकिन जब गामा ओरिजिनॉल इनको दिया गया तो इनका स्वास्थ्य बेहतर बना, कैंसर से इन्होंने की परेशानी से इन्होंने राहत भी पाई। तो आपको ये जो टेस्टिमोनियल है वो ध्यान से देखना है ताकि आप इनकी बातों को और इनके इमोशंस को समझ सकें। महावीर कैंसर जो पटना में संस्थान है, एकदम इंडिया लेवल पे है, वहाँ पर इनको समझिए कहा गया था 8 महीना, आज से 8 महीना पहले दशहरा के वक्त कि 10 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन करने के लिए, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बचेंगी। तो हम लोग देखें, दशरथ भाई यहाँ पे हैं, ये इन्हीं के माध्यम से इन्होंने इनको गामा ओरिजिनॉल दिया। गामा ओरिजिनॉल इतना शानदार काम किया कि क्या बताएं, जितना भी कहेंगे कम है। पहले हम भी देखे थे इनको और ये अपने से बताएंगे कि पहले जब गए थे पटना में तो क्या स्थिति था। बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी, जो भी पानी भी पीती थी बाहर आ जाता था। मैडम बताइए पहले और पहले की मैंने क्या परेशानी था आपको? परेशानी रहे से ऑन देख के अथी उल्टी हो जाए, चलाह न होखे, एगो आदमी उठावे तब उठी। जहिया से उनके दवा खैली वजह से अच्छा। कैंसर के लिए वहाँ पे महावीर कैंसर में कितना रुपया मांगा था आपसे?
8-10 लाख 8 से 10 लाख बोला कि खर्चा होगा। खर्चा होगा। वो अथी न ले- और इतना गरीब है बेचारे, आप देख सकते हैं इनका किस तरह से मकान है। इतना गरीब है कि 8 से 10 का 1-2 लाख भी व्यवस्था नहीं कर पा सकते थे। तो हम लोगों ने, दशरथ भाई ने इनको कहा कि जब डॉक्टर जवाब दे ही दिया है तो हम लोग गामा का ओरिजिनल का उपयोग करते हैं। गामा ओरिजिनल का यूज करते करते और इनका बहुत बेजोड़ एकदम सुंदर स्थिति हो गया है। कैंसर पहले ही मैंने उठ नहीं पाती थी अकेले, आज एकदम बाजार करती हैं। बाजार जाती हैं आप? बाजार जाते हैं। सो आई होप आप सभी ने इस टेस्टिमोनियल को ध्यान से देखा होगा और बहुत अच्छी स्थिति इनकी हुई है। गामा ओरिजिनल के माध्यम से कैंसर की परेशानी से राहत मिली है। इसी प्रकार मंजू भाई जी को 62 की साल उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और केवल गामा ओरिजिनल के माध्यम से इन्होंने अपनी कैंसर की परेशानी से राहत पाई। स्टमक कैंसर की परेशानी इनको थी। तो आज गामा ओरिजिनल एक पावरफुल और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और एक बेहतर एंटी कैंसर एजेंट है, जिसको अपनी डाइट का हिस्सा हमें बनाना होगा और इस मूल मंत्र को अपने जीवन में अपनाना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी उपचार से बेहतर है बचाव। लाइफस्टाइल को बदलें, लाइफस्टाइल में सही प्रकार के चेंजेस लेकर आएं, जैसे कि अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए डेली एक्सरसाइज करें, डाइट का ध्यान रखें, टाइम से सोएं। इसी प्रकार कुछ ऐसी वैक्सीनेशन है जो आप अपना सकते हैं जिसके माध्यम से कई प्रकार के कैंसर प्रिवेंट होते हैं, जैसे HPA एंड HPV और HPV 2 नाम की ये वैक्सीन्स हैं। इसको आप लगा सकते हैं जिसके माध्यम से वल्वर कैंसर, पेनाइल कैंसर, वजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, इन सभी से आप राहत पा सकते हैं। रूटीन स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर को चेक करने के लिए जो महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद अपना मैमोग्राम टेस्ट करवा सकती है, प्रेगनेंसी के 2-3 साल बाद। इसी प्रकार पैप टेस्ट महिलाएं 21 से लेकर 29 साल की महिलाएं करवा सकती हैं। जो स्मोकिंग करते हैं वो अपना लो सिटी स्कैन टेस्ट करवा सकते हैं और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट हर वो व्यक्ति करवा सकता है, हर वो पुरुष करवा सकते हैं जो 50 साल से ऊपर हैं। 10 साल में आप एक बार इस टेस्ट को करवा लें तो ये रूटीन स्क्रीनिंग के माध्यम से आपको पता रहेगा कि कैंसर आपको है या नहीं है, आप पता करते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसी प्रकार एक बार अपनी फैमिली हिस्ट्री भी चेक करवाइए प्रेडिक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग के माध्यम से। इससे पता चलता है कि आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को अगर कैंसर था तो आपके अंदर भी कैंसर की संभावना बढ़ी रहती है। तो एक बार इस जेनेटिक टेस्टिंग को आप ज़रूर करवाएं ताकि आपको पता रहे कि आपकी परिवार में ही किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। तो आज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के मंत्र को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना है और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए गामा ओरिजिनल को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाना है। सो आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और जानकारी अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुना है। आप सभी का दिन शुभ हो। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत ही शानदार आपका आज का सेशन रहा और जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये करने से दिक्कत आती है, लहसुन खाना चाहिए, अदरक खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए और ये जो क्या पॉल्यूशन है उससे बचना चाहिए। तो BC सर कहते हैं कि यहाँ सुबह घूमने जाओगे तो बाईपास सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी, तो हम लोग बाईपास सुबह घूमने नहीं जा सकते, इतना सारे पोल्यूशन से नहीं बच सकते, हल्दी दूध ये सब नहीं ले सकते। एक काम कर सकते हैं, गामा जरूर खा सकते हैं, ये बिल्कुल सबसे आसान काम है। सुबह शाम हम लोग एक टेबलेट लें। जो स्वस्थ है, जो अस्वस्थ हैं, जिनको शुगर या BP की प्रॉब्लम है वो 2-2 सुबह शाम ले लें और जो कैंसर पेशेंट हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम ले लें। तो सबसे आसान काम सर, योगा कर नहीं सकते, घूमने जा नहीं सकते, हल्दी और ये सब पी नहीं सकते, हाँ गामा ले सकते हैं। एक सुबह एक शाम हम खाएंगे। 20-25 साल से ऊपर जितने भी हमारे परिवार में व्यक्ति हैं सब लोग खाते रहें, बिंदास होकर जिंदगी जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू मैडम, बहुत ही शानदार आपका आज का सेशन रहा। इसी कड़ी में आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग के महागुरु राकेश शर्मा जी का पूरा टाइम मिला हुआ है। बीच में उनका टाइम केवल 1-2 मिनट के लिए मिलता था, लेकिन आज के जो टाइम है, आज के डेट में आज उन्हीं का सेशन अपने को मिला है। तो हम सभी साथी मिलके अपने महागुरु को एक जबरदस्त तालियों के साथ इनवाइट करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर, राकेश शर्मा साहब। थैंक यू वेरी मच पार्थ सर, और वेलकम सर। लीडर आप हमारे काम करने का तरीका बड़ा लाजवाब आपका रहता है और आपकी स्टोरी से पर्सनली मैं बहुत कुछ सीखता हूं। जब आप अपने बारे में बताते हैं, अपनी शुरुआत कुछ सपनों के साथ आपने RCM की शुरुआत की, उसके बाद में चैलेंज
कि एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद आप घर में थे, बिस्तर पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी 90,000, 1,00,000, 1,10,000 रुपये पर मंथ की इनकम रेगुलर आपके घर में आई। उसके बाद दिमाग में खरपतवार आई और आपने आरसीएम को छोड़ के ट्रेडिशनल बिजनेस में घुस गए। उस ट्रेडिशनल बिजनेस के चैलेंज आप बताते हो कि क्या क्या चैलेंज है उसमें, और दोबारा से फिर आरसीएम को शुरू किया और दोबारा से फिर आरसीएम की एक शानदार अचीवमेंट आपने ली। तो वाकई में आपकी स्टोरी में वो सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच शानदार होस्टिंग के लिए। उसके बाद मनोज भगत जी को हमने सुना, और भगत जी की स्टोरी भी बड़ी शानदार। देखिए, उन्होंने जो शुरुआत में जो लोग करते हैं ना, जो गलतियां करते हैं, वो सारी गलतियां उन्होंने बताई कि अपलाइन के पास लोगों को लेके जाते हैं। अच्छा, ध्यान उनका प्लान में नहीं होता, ध्यान आरसीएम में नहीं होता, ध्यान कहीं और होता है। जो बता रहे थे ना कि मैं मोबाइल में लगा रहता था। उसके बाद में एक और उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि कई बार रिलेशन खराब हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि मेरी वजह से मेरे अपलाइन का बिजनेस चल रहा है, और जब वो दिमाग खराब होता है तो फिर हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो उन्होंने उसके बारे में बताया, और उसके बाद आज उन्होंने आज की वर्किंग, आज की अचीवमेंट, आज की इनकम की शुरुआत छोटे से हुई थी। 50,000 की इनकम एक महीने में आई, 90,000 की इनकम आई, 1,00,000 की आई, 1,00,000 सवा लाख की एक महीने की इनकम, 1,50,000 की, और 1,78,000 आई थिंक ऐसा कुछ उन्होंने बताया था कि हाईएस्ट इनकम जो इस बिजनेस से उनको मिली। तो भगत जी की जो स्टोरी थी वो भी बड़ी लाजवाब स्टोरी है, और डेली हम एक सीनियर अचीवर को इसलिए लेके आते हैं आपके बीच में, एक पर्ल एंड स्टार पर्ल को लेके आते हैं ताकि आप उनसे कुछ सीखें जो गलतियां उन्होंने की हैं, और वो अगर गलतियों के बाद कामयाब हैं, अगर आप उन गलतियों को नहीं करेंगे तो आप उनसे बहुत आगे निकल सकते हैं। तो हर लीडर्स की स्टोरी से कोई भी आदमी अगर बहुत बड़ा बनता है ना सर, वो ऐसे ही बड़ा नहीं बनता। कोई पर्ल बनता है, स्टार पर्ल बनता है, एमराल्ड बनता है, वो ऐसे ही नहीं बनता। उसने उसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे धक्के, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी गलतियां की होती हैं, उसके बाद वो बहुत बड़ा अचीवर बनता है। तो सुबह का सेशन ये कंप्लीट पैकेज है। उसके बाद में तीसरा पार्ट जो हमारा रहता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, और आज का जो ये सेशन रहा ये बहुत ही विशेष सेशन पर्सनली मेरे को बहुत पसंद आया। ये एक बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी इसको बोलते हैं, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है और बहुत टफ है और बहुत कॉस्टली है। तो अगर होता भी है तो फिर बहुत कॉस्टली होता है, और इसमें जो पीड़ा होती है शरीर को, तो उससे वो वही आदमी बता सकता है जो इस पीड़ा को सहन करता है। लेकिन इसका एक बहुत परमानेंट सा इलाज हमारे पास में है कि अगर हम थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, और गामा ओरिजिनल का रेगुलर सेवन करें। निधि जी ने ना बहुत ही बढ़िया तरीके से आज जो सेशन दिया है उन्होंने, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता, इससे बढ़िया प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकते जिस तरीके से निधि मैम ने आज हमारे को बताया है कि कैसे आप एक बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी से। तो थैंक यू वेरी मच निधि मैम, आप आए और आपने इस टीम को एक बहुत शानदार बहुमूल्य जानकारी दी। तो तीनों साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं जो स्क्रीन पे आए। अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। अगले 10 मिनट का टाइम मेरे पास में बचा हुआ है, और मैं चाहता हूं इन 10 मिनट में आप बिल्कुल ध्यान से मेरी सारी बातों को सुने, क्योंकि ये जो समय अभी चल रहा है ये समय बहुत इम्पोर्टेंट समय है। इस समय में बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये जो आखिरी दिन होते हैं ना, इन आखिरी दिनों में अगर हमने सही ढंग से काम कर लिया, अभी 20-19 दिन हमने कैसे काम किया है वो इम्पोर्टेंट होता है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सर इन 10 दिनों में हम कैसे काम करेंगे, जो आखिरी के 10 दिन हैं। और जो अगर हमने 10 दिनों में सही काम कर लिया तो ये 10 दिन क्या कर सकते हैं, ये 10 दिन हमारे बिजनेस की दिशा बदल सकते हैं। तो अगर हम वाकई में अपने बिजनेस की दिशा बदलना चाहते हैं, स्लाइड आ गई सर? यस सर, आ गई। अगर हम वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो 2 महीने होते हैं साल के, एक होता सितंबर और एक होता मार्च। सितंबर और मार्च में हम अगर थोड़ा सा चाहें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इस बार हमने ऐसे ऑफर दे रखे हैं, इतने शानदार ऑफर, जिनको अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, वो ऑफर आपके लिए काम करेंगे, आपके बिजनेस के लिए काम करेंगे, आपकी टीम के लिए काम करेंगे, और आपके बिजनेस के साइज को बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे पहला ऑफर हमने ट्रेनिंग LDP का ऑफर दे रखा है, दूसरा हमने एक शानदार टूर का ऑफर दे रखा है, तीसरा सेलिब्रेशन का ऑफर दे रखा है। तो LDP, टूर और सेलिब्रेशन 3 ऑफर हमारे पास में है। LDP में क्या होगा, टारगेट क्या है, टारगेट एक छोटा सा है, 5,000 PV करना आपको और 1,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन देना है।
ये इतना छोटा टारगेट है, इसको आप अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों से करवा सकते हो। यानी अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोगों को आप ये टारगेट पूरा करवा सकते हो। तो 5000 पीवी 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन से आपको क्या मिलेगा, और 5000 पीवी वैसे भी करना चाहिए, नॉर्मल मंथ में भी करना चाहिए। अगर आप रियल में इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हो, तो आपकी एक मिनिमम परचेज जिसको हम बोलते हैं डायमंड क्लब आपका होना चाहिए। तो क्या मिलेगा ये करने से, फुल डे की एलडीपी प्रोग्राम मिलेगा। और वो फुल डे की एलडीपी प्रोग्राम किसके द्वारा मिलेगा, वो इस बिजनेस के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर जिनका नाम है भाग्य चंद